पीएम मोदी ने रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आखिर किस राज्य से कितने मंत्रियों का प्रतिनिधित्व रहा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश से 11, बिहार से 8, गुजरात से 6, ओडिशा से 3, कर्नाटक से 5, महाराष्ट्र से 6, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1, मध्य प्रदेश से 4, राजस्थान से 4, अरुणाचल प्रदेश से 1, हरियाणा से 3, केरल से 1, तेलंगाना से 3, तमिलनाडु से 1, झारखंड से 2, आंध्र प्रदेश के 3, पश्चिम बंगाल से 2, पंजाब से 1, असम से 2, उत्तराखंड से 1, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से 1 प्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के जातीय समीकरण पर भी खासा ध्यान दिया गया है। 30 कैबिनेट मंत्रियों में समान जाति के 15, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 6, अनुसूचित जाति से 3, अनुसूचित जनजाति से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 36 राज्य मंत्रियों में से सामान्य जाति के 7, ओबीसी के 15, अनुसूचित जाति से 5 और अनुसूचित जनजाति से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो पीएम मोदी की तीसरी कैबिनेट में हर बार की तरह इस बार भी यूपी के सांसदों को सबसे ज्यादा जगह मिल पाई है। यूपी से पीएम मोदी समेत 11 मंत्री शामिल किए गए हैं। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में बीजेपी को 33, आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश से जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उनमें से 2 राज्यसभा सांसद भी हैं। यूपी से मोदी समेत कुल 11 मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह कैबिनेट, हरदीप पुरी कैबिनेट, जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जितिन प्रसाद राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, पंकज चौधरी राज्य मंत्री, कमलेश पासवान राज्य मंत्री, एसपी बघेल राज्य मंत्री, बीएल वर्मा राज्य मंत्री और कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री। मैं विधि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी कैबिनेट में जिन नेताओं को जगह दी गई है, अगर उनकी जातीय समीकरण की बात करें तो इनमें से 4 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 अनुसूचित जाति से हैं। मोदी मंत्रिपरिषद में उत्तर से दक्षिण तक का ध्यान रखा गया है। सहयोगी दलों के कई सांसदों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शुद्ध अंतःकरण से मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में गठबंधन का सामंजस्य साफ दिखाई दिया। सहयोगी दलों से 11 मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में खुद मोदी को मिलाकर कुल 72 नाम हैं। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों की संख्या 5 है। कैबिनेट में राज्यों के समीकरण के साथ इनमें जेडीयू और टीडीपी से 2-2 मंत्री बने हैं। वहीं बिहार से एनडीए की सहयोगी एलजेपी आर से चिराग को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। विधि द्वारा स्थापित वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी ने मंत्री पद की शपथ ली है। शिवसेना कोटे से भी एक सांसद ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र से आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले को एनडीए कैबिनेट में जगह मिली है। यूपीए के आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो पीएम मोदी की कैबिनेट में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें एचडी कुमार स्वामी से लेकर जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेता तक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा कैबिनेट बनाया है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 33 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। इनमें तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के लल्लन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी और एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान जैसे सांसद हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना, मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट में 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 7 महिलाएं शामिल हैं। सबसे युवा मंत्री के तौर पर टीडीपी के राम मोहन नायडू और वहीं सबसे बुजुर्ग 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी वीके पांड्या ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। बीजेडी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पांड्या ने खेद जताया है।
ओडिशा में बीजेडी की करारी हार के बाद नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। पांडियन ने वीडियो संदेश में कहा कि मैंने खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का फैसला किया है। अगर मैंने इस यात्रा के दौरान किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे खेद है। पांडियन ने कहा कि वो राजनीति में सिर्फ नवीन पटनायक को सहयोग करने के लिए आए थे। My intent of joining politics was only to assist Naveen Babu, and now consciously I decide to withdraw myself from active politics. पांडियन ने राजनीति से संन्यास ऐसे वक्त पर लिया है जब बीजेडी राज्य में 24 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है। पांडियन को नवीन पटनायक के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। वहीं बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं और ओडिशा के लोग तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी आज दिवंगत पिता की प्रार्थना सभा में शामिल हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए उसे 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। अब्बास आज मोहम्मदाबाद में दिवंगत पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होगा। अब्बास को रविवार सुबह ही गाजीपुर जेल लाया गया। उसे जेल की बैरक नंबर 10 में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज और कल अब्बास को मोहम्मदाबाद में उसके पैतृक आवास ले जाया जाएगा, लेकिन रात में उसे गाजीपुर की जिला जेल में ही रखा जाएगा। दिन में वो अपने परिजनों के साथ रह सकेगा। कोर्ट ने अब्बास को 11 और 12 जून को परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी है। 13 जून को अब्बास वापस कासगंज जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान अब्बास अंसारी को मीडिया से बात करने की मनाही है। अब्बास के पिता की मौत हुई तो उस वक्त उसे न्यायालय से जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी, जिससे अब्बास जनाजे में शामिल नहीं हो सका था। फिलहाल अब्बास अंसारी पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कासगंज की जिला जेल में बंद है। भोपाल में भूमाफिया खुलेआम कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि 101 कब्रिस्तान चोरी हो गए। वक्फ बोर्ड उनकी तलाश में जुटा हुआ है। भोपाल के 125 कब्रिस्तान में 101 कब्रिस्तान गायब हो गए हैं। यहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया है। जहाँ पहले कब्रें हुआ करती थी, वहाँ अब लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। कई जगह पर तो कब्रिस्तान का नामो निशान तक मिटा दिया गया है। कि जहाँ कब्रिस्तान कब्रें थी उनको उखाड़कर बिल्डिंगें मल्टियाँ बना दी गई। चाहे वो भोपाल हो, चाहे भोपाल पूरे मध्य प्रदेश की बात हो, भिंड हो, ग्वालियर हो, कोई सा भी जिला हो, उसमें कब्रिस्तानों की हालत आई है कि ना के बराबर कब्रिस्तान रह गए, जिसकी बुनियाद पर दफन करने के लिए जगहें नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे को लेकर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। कहीं लोगों ने कब्रों पर दुकानें बना ली हैं, तो कहीं कब्रों को उखाड़ दिया गया है। अब कब्रिस्तान की जमीन को हासिल करने का अभियान शुरू किया गया है। कब्रिस्तान हमेशा कब्रिस्तान रहता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अवैध तरीके से वहाँ कॉम्प्लेक्स बना लिए, दुकान बना ली है और उससे किराया वसूली कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत पर उनकी बहू ने गाली गलौज करने के आरोप लगा दिए हैं। महिला का आरोप है कि जो विधायक हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्नाव की मोहान विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों गाली का वीडियो सामने आने के बाद अब उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के छोटे भाई की पत्नी का आरोप है कि ब्रजेश रावत ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब गाली गलौज करते हैं और जेल भेजने की धमकी देते हैं। चोरी का नाम लगा के वो इनको जेल भिजवा रहा था। नौकरी छुड़वाने के लिए कह रहा था कि BSA का नंबर तो मैं अभी इसको यहाँ से निकलवाता, इसकी नौकरी छुड़वा देता हूँ। वो जितनी जगह है हर जगह कब्जा करके, अभी बंटवारा कुछ नहीं हुआ है, 3 जमीनों पे वो कब्जा करके रखे है। वही गाली गलौज करते और धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ब्रजेश रावत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो प्लानिंग के तहत बनाया गया है। वीडियो वायरल किया गया है उन लोगों ने बड़ी होशियारी से, क्योंकि वो प्लान वे से बनाया है वीडियो और सब कुछ नहीं दिखाया, खाली जहाँ पर मेरा पक्ष है मैं दिख रहा हूँ वहाँ उतना ही वीडियो काट के ये वायरल किया। और बात करें मौसम की, तो मुंबई में जहां जोरदार बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो देश के कई हिस्सों में 5 दिन तक लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। जून के दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं।
प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इन 5 दिनों के दौरान लोगों को भारी लू का सामना करना पड़ेगा। वहीं दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल के 2 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक लगातार लू वाली गर्मी सताएगी। मौसम विभाग की ओर से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जी न्यूज़।